सबको राम राम। मेरा नाम है रवि। आज करते हैं हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर्षवर्धन के बारे में। आप सबको पता है हर्षवर्धन के बारे में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन किस वंश के थे? ये थे पुष्यभूति वंश के। जिसका दूसरा नाम है दूसरा नाम इसका दूसरा नाम है वर्धन वंश। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना किसने की? वो की खुद पुष्यभूति ने। कब की? वो की 6वीं शताब्दी में। कब की? 6वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि थानेश्वर के शिव मंदिर थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया पुष्यभूति ने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? वो करवाया सदाशिव ने। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पुष्यभूति वंश का प्रमुख राजा कौन होता था? वो होता था प्रभाकर वर्धन। अब हम प्रभाकर वर्धन के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। देखो, प्रभाकर वर्धन। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, देखो कि मध्य एशिया से एक हुन जाति हरियाणा पर हमला करती थी। हरियाणा को हुन जातियों से किसने बचाया था? वो बचाया था प्रभाकर वर्धन ने। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? वो था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन और बेटी थी राजश्री और बेटे का नाम था छोटे का हर्षवर्धन। देखो, प्रभाकर वर्धन के टाइम पर थानेश्वर पर एक हमला हो जाता है। उस हमले को दबाने के लिए कौन जाता है? वो जाता है राजावर्धन। जब राजावर्धन उस हमले को दबाने के लिए जाता है ना, तो इसकी गैर हाजिर में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो राजावर्धन की माता यशोमती सती हो जाती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो स्त्री सती धारण कर लेती थी। मतलब वो जल समाधि ले लेती थी या अग्नि समाधि ले लेती थी उसके पति की मृत्यु के बाद। जब राजावर्धन वापस आया तो उसने ये देखा कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माता ने जल समाधि ले ली। तो अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा राजावर्धन। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो राजावर्धन था वो राजा कब बना? वो बना 605 में बना था और इसकी बहन की शादी हो चुकी थी प्रभाकर वर्धन की मरने से पहले। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राजश्री की शादी किससे हुई थी? वो हुई थी कनौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा किस वंश के थे? वो थे मोरखी वंश के। ये क्वेश्चन बनता है कि ग्रहवर्मा किस वंश के थे? वो थे मोरखी वंश के। कनौज का पड़ता है यूपी के अंदर। पहले यूपी को कनौजी बोला जाता था। ग्रहवर्मा की दुश्मनी थी 2 लोगों के साथ। एक थी जो एमपी के अंदर मालवा पड़ता है। मालवा, पहले मालवा को
पहले एमपी को मालवा ही बोला जाता था। मालवा के नरेश थे देवगुप्त। और दूसरा इसका दोस्त था देवगुप्त का, वो था बंगाल का शासक वो था शशांक। देखो बंगाल का शासक था शशांक, तो देवगुप्त का दोस्त था। अगर पूछ लिया जाए शशांक किस वंश का था, वो था गौड़ वंश का। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया, वो कटवाया शशांक ने। बोधि वृक्ष कहाँ पर है, वो बिहार के अंदर है। देखो देवगुप्त की दुश्मनी थी ग्रहवर्मा के साथ, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया। जब इस बात का पता राजावर्धन को चला ना कि देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया और उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया, तो यो अपनी सेना लेकर इन पर हमला करने चला गया। राजावर्धन ने बढ़ते देवगुप्त को मार दिया, लेकिन शशांक ने क्या किया, धोखे से राजावर्धन की हत्या कर दी और उसकी बहन जो राजश्री थी डर के मारे भाग गई जंगलों में। और इन्हें सोचा कि मेरे पति की हत्या हो गई ग्रहवर्मा की, तो मैं अब सती होंगी। अब राजा कौन बनेगा, अब राजा बनेगा हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन राजा बनेगा, हर्षवर्धन। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हर्षवर्धन राजा कब बना या गद्दी पर कब बैठा। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, गद्दी पर ये बैठा 606 में। और इसका जन्म पूछ ले, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, इसका जन्म हुआ 590 और गद्दी पर बैठा 606 में। मतलब 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बन गया था। हर्षवर्धन का बचपन के नाम पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम है शिलादित्य। देख लियो, मैं ठीक लिख दिया कि शिलादित्य नाम है, शिलादित्य। हर्षवर्धन को पता चला कि इसके बड़े भाई की हत्या कर दी गई है और उसकी बहन सती होने के लिए जंगलों में भाग गई है। इसके आगे 3 चुनौतियां थी। देखो पहली चुनौती थी कि एक इसके बड़े भाई राजावर्धन की हत्या का बदला लेना। दूसरी चुनौती थी क्या थी, इसकी बहन को सती होने से बचाना। और तीसरी चुनौती क्या थी, वो थी जो शशांक ने कनौज पर कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छुटवाना और शशांक को मारना। 3 चुनौतियां थी। पहले इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने राजा बनते ही अपनी बहन को जंगलों में ढूंढना शुरू कर दिया। जब इसने अपनी बहन को सती होने से बचा लिया और घर पर वापस ले आया, तो दूसरा काम क्या किया, इसने कनौज पर हमला कर दिया और शशांक को मार दिया और अपने बड़े भाई की मौत का बदला ले लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किस राजा ने कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, वो बनाया हर्षवर्धन ने। देखो हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ थी, एक थी थानेसर, दूसरी थी कनौज। क्योंकि कनौज इसके जीजा की जगह थी, तो इसकी बहन राजा तो बन नहीं सकती थी, तो राजावर्धन ही उस जगह पर कब्जा करके वो उसको दूसरी राजधानी बना लिया ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हमला ना कर सके। तो इसलिए हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ थी, एक थी थानेसर, एक थी कनौज। देखो थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया, ये हमारा हरियाणा पर किसका अधिकार था, हर्षवर्धन का। ये हमारा यूपी पड़ता है, ये कनौज। देखो कनौज, हर्षवर्धन ने एक राजधानी तो यहाँ पर बनाई थानेसर में और एक राजधानी बनाई कनौज को। ये था हमारा एमपी जो थे देवगुप्त, जहाँ के शासक कौन थे, देवगुप्त। और ये था बंगाल जिस पर शशांक का शासन था, देखो हर्षवर्धन ने कनौज को राजधानी बनाया और एमपी को भी और बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अगला ये क्वेश्चन ये बनता है कि जो असम का एरिया है, असम को उस टाइम पर किस नाम से जानते थे, उस टाइम पर जानते थे कामरूप।
असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम है कामरूप। ये हमारा दक्षिण एरिया है, भारत का दक्षिण एरिया। इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया या भारत कब आया? चीनी यात्री ये आया 629 और 30 के आसपास ये भारत आया। और कब तक रहा ये? 645 तक। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया 629 और 30 के आसपास, और 645 के अंदर ये भारत से चला गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि चीनी यात्री ने कौन सी पुस्तक लिखी? वो लिखी सी यू की। देखो प्रश्न ये बनता है कि किस पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में हरियाणा पर वर्धन वंश का शासन था। वो मिलती जानकारी हमें सी से। एक पुस्तक और है कलहन की एक पुस्तक है राजतरिंगणी। कलहन की एक पुस्तक है राजतरिंगणी से भी हमें पता चलता है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में हरियाणा पर वर्धन वंश का शासन था। लेकिन राजतरिंगणी ज़्यादातर किसके बारे में जानकारी देती है? वो देती है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। देखो जो राजतरिंगणी पुस्तक है कल्हन की, वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थानेसर के बारे में बताती है कि यहाँ पर 6ठी और 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश का शासन था। एक पुस्तक और है पुलकेशिन द्वितीय की पुस्तक नहीं है, इसने एक अभिलेख बनवाया था, ए होल अभिलेख। इस अभिलेख से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो हेओल अभिलेख है हमें ये कब मिला था? ये मिला 634 में। कहाँ पर मिला? कर्नाटक में। देखो कर्नाटक में मिला था ये अभिलेख 634 में। यह हेओल अभिलेख ये बताता है कि हर्षवर्धन के और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 632 में। कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। देखो पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में जीत गए थे, और जो हमारे हर्षवर्धन वो हार गए थे और ये वापिस थानेसर चले गए थे हारने के बाद। देखो जो मैप बनाया था मैंने, यहाँ पर दक्षिण एरिया था जो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ के राजा थे। अगला प्रश्न ये पूछ ले कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? वो थे चालुक्य वंश के। अगला क्वेश्चन ये बनता है, एक पुस्तक और है बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राजकवि। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित, और इस दूसरी पुस्तक इसकी कादंबरी। बाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी भी हमें यह जानकारी देती है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राजकवि कौन, दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि वो था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट।
एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, वो था बाणभट्ट। इसकी पुस्तकें भी पूछ ली जाती है, क्योंकि पुस्तकें कौन सी थी, पुस्तकें इसकी 4 पुस्तकें थी। पहली पुस्तक थी हर्षचरित, दूसरी पुस्तक थी कादम्बरी, और तीसरी पुस्तक थी चंडीस्तक, और चौथी पुस्तक थी वो थी पार्वती परिणय। देखो बाणभट्ट की 4 पुस्तकें थी, हर्षचरित, कादम्बरी, चंडीस्तक, पार्वती परिणय। और हर्षवर्धन की तीन पुस्तकें थी। हर्षवर्धन की वो थी, पहली थी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो रोगे। ये ट्रिक है हर्षवर्धन की पुस्तकें याद रखने के लिए, पढ़ाई नहीं करोगे तो रोगे। पी से बनता है प्रियदर्शिका, और एन से बनता है नागानंद, और आर से बनता है रत्नावली। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें कौन सी है, ये थी प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। कई पुस्तकें ये दिखाती है कि ये पुस्तकें नहीं थी, ये नाटक थे। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के नाटक कौन से है या पुस्तक कौन सी है, वो थी प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। अगला क्वेश्चन है, ये है जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग भारत में कहाँ पर आया? ये आया था ह्वेनसांग भारत में कहाँ आया था? ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय। आप पूछोगे सर ये कहाँ पर है? ये है बिहार के अंदर। देखो जो ह्वेनसांग था, चीनी यात्री था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। क्या करने के लिए आया था? ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, इसने पुस्तक भी लिखी थी, मैंने आपको बताई थी, CU की, जिसमें इसने थानेश्वर का वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न ये बनता है, ह्वेनसांग को हम किस नाम से जानते हैं? इसको यात्रियों का राजकुमार भी, ह्वेनसांग को हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं इसको? शाक्य मुनि। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए किस व्यक्ति को हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, वो जानते हैं ह्वेनसांग को। अगला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शशांक किस धर्म को मानता था? एग्जाम में ये प्रश्न पूछ भी लिया गया था कि शशांक था जो बंगाल का शासक था गौड़ वंश का, वो किस धर्म को मानता था? वो मानता था शैव धर्म को। इसने बिहार के अंदर बोधि वृक्ष को भी कटवाया। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन हर 5 साल के अंदर अपना सारा धन दान कर देता था। कहाँ पर कर देता था? प्रयागराज में। हर्षवर्धन हर 5 साल के अंदर अपना सारा धन दान कर देता था प्रयागराज में। उसके लिए एक सभा बुलाता था। उस सभा का नाम क्या है? उस सभा का नाम है महामोक्ष परिषद। उस सभा का नाम था महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन ने एक बार एक सभा का आयोजन कनौज में बुलाया। कनौज में भी बुलाई एक सभा। देखो जो हर्षवर्धन था हर 5 साल में एक सभा बुलाता था प्रयागराज में और अपना सारा धन दान कर देता था। उस सभा को क्या नाम था? महामोक्ष परिषद। एक सभा का आयोजन इसने कनौज में भी करवाया। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि हर्षवर्धन ने एक बारी अपनी सभा का आयोजन कहाँ पर करवाया? वो करवाया कनौज में। अगला क्वेश्चन है,
देखो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन सभी धर्मों को संरक्षण देता था, लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? हर्षवर्धन मानता था बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को मानता था। अगर ये पूछ लिया जाए हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? वो मानता था महायान शाखा को। आप सबको पता है बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी। जो हर्षवर्धन था महायान शाखा को मानता था। अगला क्वेश्चन है, देखो हर्षवर्धन किस वाद्य यंत्र को बजाता था? किस वाद्य यंत्र को बजाता था? वो था वीणा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है वीणा। सबसे प्राचीन क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, वो है वीणा। आपने पढ़ा भी होगा, जो अकबर था, अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गया था। जो हमारे हर्षवर्धन थे वो मात्र 16 साल की उम्र में राजा बन गए थे। जो अकबर थे, अकबर महान, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वाद्य यंत्र ये बजाते थे नगाड़ा। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि अकबर महान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? नगाड़ा। और हर्षवर्धन बजाते थे वीणा, जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, यहीं पर लिख देता हूँ। हर्षवर्धन के टाइम पर सिंचाई के साधन को क्या कहते थे? वो कहते थे तुला यंत्र। देखो तुला यंत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली? हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली? वो मिली सोनीपत से। कहाँ से मिली? सोनीपत से। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको मैं कितना भी मोस्ट कह लूँ ये उतना ही कम है। देखो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिए कि हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली? वो मिली सोनीपत से। अगर हर्षवर्धन के बारे में कुछ भी पूछ ले, ताम्र मुद्राओं को छोड़कर आप थानेसर लगा देना। ताम्र मुद्राओं को छोड़कर अगर एग्जामिनर आपसे हर्षवर्धन के बारे में कुछ भी पूछ ले, ऑप्शन में थानेसर मिलेगा, वो टिक कर दियो। अगर वो ताम्र मुद्राएं पूछे तो सोनीपत लगा दियो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर 2 स्टार लगा लियो। देखो पुलकेशिन द्वितीय को किस उपाधि से नवाजा गया था? वो नवाजा गया था परमेश्वर। देखो जो हमारा नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जब ये पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे तो उसको परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। ये युद्ध कब हुआ था? 732 को। और अभिलेख कब मिला था? 734 को। कहाँ पर मिला था? कर्नाटक में। कुछ पुस्तकें ये दिखाती है कि जो युद्ध हुआ था 734 और 35 के आसपास हुआ था। अगर युद्ध इस टाइम पर होता तो अभिलेख उसी टाइम थोड़ी मिलता। अभिलेख लिखने में टाइम भी तो लगता है। तो ये युद्ध हुआ था 732 को और अभिलेख मिला था 734 को। इसमें कॉपी में लिख लियो अपनी में। अगला क्वेश्चन ये है, अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन ने किस मेले की शुरुआत करी? वो करी कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? वो की हर्षवर्धन ने। आपको पता कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद लगता है। कितने साल के बाद लगता है? 12 साल के बाद।
अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को हम किस किस नाम से पुकारते हैं? इसको कहते हैं तीर्थ सम्राट। और अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। देखो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? वो थे राजा हर्षवर्धन। और तीर्थ सम्राट कौन थे? वो थे हर्षवर्धन, क्योंकि इसने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। लास्ट क्वेश्चन ये है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु पूछ लिया आपसे, मृत्यु हुई थी 47 को और इसका जन्म हुआ था 590 को। देखो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 में, मृत्यु हुई थी 47 से, और यह गद्दी पर कब बैठा था? 606 में। मात्र 16 साल की उम्र में यह राजा बन गया था। कुछ पुस्तकें इसको 15 साल भी दिखाती है कि ये 15 साल की उम्र में राजा बन गया था, लेकिन यह राजा बना था 16 साल की उम्र में। ये ध्यान रखियो। ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। अगर आपको कुछ गलती लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, हम उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और मैथ विद मुकेश चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को कर दो प्रेस। धन्यवाद।